नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए किसान नेताओं को मिल रही हैं फोन और सोशल मीडिया पर धमकियां। नेताजी सुभाष का चुनावी इस्तेमाल करने के लिए मोदी ममता में भिड़ंत। मीडिया ट्रायल करने वाले न्यूज चैनलों को अदालत ने लगाई फटकार। मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को कैद की सजा। टैक्सों में वृद्धि की बदौलत डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान पर। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने शिकायत की है कि उन्हें सोशल मीडिया और फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। सरकार के साथ शुक्रवार को हुई 11वें दौर की बैठक में किसान इस मुद्दे को उठा भी चुके हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल सिंह और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को फोन और सोशल मीडिया पर धमकियां मिली हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दर्शन पाल को फोन पर धमकी देने वाले ने कहा है कि वो सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। धमकी देने वाले के नंबर को दिल्ली पुलिस को दे दिया गया है। इसके अलावा आरोप है कि किसान नेता रुलदू सिंह मानसा जब सरकार के साथ होने वाली बैठक के लिए निकल रहे थे तो दिल्ली पुलिस के एक कर्मचारी ने उनके कार के शीशे तोड़ दिए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मानसा ने खुद ही कार का शीशा तोड़ लिया था और पुलिस पर आरोप लगा दिया। इसके अलावा शुक्रवार रात को किसानों ने एक नकाबपोश शख्स को दबोच लिया जिसने दावा किया कि उसकी योजना 4 किसान नेताओं को गोली मार देने की थी। किसानों ने उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नकाबपोश ने कहा कि जैसे ही किसान 26 जनवरी को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पहली लाइन में जो हमारा आदमी होगा वो गोली चलाएगा। हमें 4 लोगों की तस्वीरें दी गई हैं। ये लोग स्टेज पर होंगे, इन लोगों को शूट करने की योजना है। उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जिसने हमें सिखाया है वो राय थाने में एक पुलिस अफसर है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। हमारे 60 लोग रैली में आएंगे, वो सभी पुलिस की वर्दी में होंगे। हालांकि पुलिस ने उसके आरोपों को खारिज कर दिया है। नकाबपोश शख्स ने पुलिस के हवाले किए जाने के बाद अपना बयान भी बदल दिया है। अब एक वीडियो में उसने कहा है कि किसानों ने उसको मारपीट करके उससे ये बातें कहलवाई हैं। तो एक बात बहुत साफ नजर आ रही है कि किसानों के आंदोलन को लेकर और किसानों की जो ट्रैक्टर परेड होनी है उनको लेकर सरकार में तो परेशानी है ही, दिल्ली पुलिस भी परेशान है। लेकिन जो सरकार के समर्थक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझ लीजिए, संघ परिवार के विभिन्न सदस्य समझ लीजिए, वो सब सरकार किसानों से बहुत बुरी तरह खफा हैं और किसी तरह उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उनके नेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, किसान नेताओं को धमकाने का मामला हो या फिर एक हमलावर का पकड़े जाना हो, भले ही वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, अब ये साबित नहीं हुआ, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि जिस तरह का पिछले 2 महीने से आंदोलन के बारे में प्रचार दुष्प्रचार, चाहे वो मीडिया हो और चाहे सरकारी तंत्र हो कर रहा हो या संघ परिवार कर रहा हो, उससे ये ध्वनि निकलती है कि निश्चित रूप से ये किसान आंदोलनों को बदनाम करने के लिए और किसान नेताओं और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की चूंकि भूमिका अभी पिछले 4-5 सालों में इसी तरह की रही है, वो कोई भी खेल खेल सकती है, कोई भी षड्यंत्र रच सकती है, जो कि दिल्ली दंगों के मामले में उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका बहुत खुलकर स्पष्ट भी हुई है। तो इसे समझने की जरूरत है कि किसान आंदोलन को के साथ ये सरकार, केंद्र सरकार किस तरह से पेश आ रही है, उससे जुड़े संगठन, पार्टियां किस तरह से पेश आ रही हैं और जो पूरा सरकारी तंत्र है ऐसी चीजों को रोकने के बजाय हवा देने में लगा हुआ है। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले 2 छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो यह है कि सत्यहिंदी.com का ऐप आप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लें। इसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। दूसरी हमारी गुजारिश ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में सच्ची और पक्की खबरें देना एक बहुत ही मेहनत का खर्चीला काम है और जाहिर है कि इसमें जोखिम भी बहुत है। तो
तमाम साधनों संसाधनों के बावजूद सत्यहिंदी.com आपकी वैसी सेवा नहीं कर पा रहा है जैसा हम लोग लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। और इसकी वजह है कि आर्थिक तंगी हमारे सामने है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, सच्ची पत्रकारिता की रक्षा के लिए आर्थिक योगदान दें। सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है उसका हिस्सा बने, सदस्यता ग्रहण करें, ताकि आपका सत्यहिंदी.com आपके लिए बेहतर ढंग से सच्ची और पक्की खबरें दे सके। उसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरी सदस्यता योजना का ब्यौरा मिल जाएगा और आप एक सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों कदम तत्काल उठाएंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम को भुनाने की जबरदस्त होड़ देखी गई। हालांकि वे एक साथ नजर भी आए। मोदी नेताजी भवन गए और बाद में उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ ममता भी रहीं, लेकिन मोदी के साथ मंच साझा करने से पहले ममता बनर्जी ने नेताजी को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने नेताजी सुभाष की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाया, जबकि केंद्र ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। उन्होंने नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और उनके नाम पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने में नाकामी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा भी है। ममता ने साथ ही कहा कि आप नई संसद का निर्माण कर रहे हैं, नए विमान खरीद रहे हैं, लेकिन नेताजी के नाम पर कोई स्मारक क्यों नहीं है। कोलकाता में 6 किलोमीटर लंबे मार्च के बाद ममता ने ये तीखे सवाल दागे। ममता ने कहा, आप किसी भी पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैंने खुद राजीव गांधी से कहकर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस करवाया था। उन्होंने मोदी पर तंज कसा कि हम केवल चुनाव के समय नेताजी को याद नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम जो बड़े शीर्ष नेता हैं, सब नेताजी सुभाष का जाप कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है और बंगाली जनता को नेताजी और टैगोर के नाम पर काफी भावनात्मक रूप से उनको जुड़ाव है, तो उनको बरगलाया जा सकता है। आइडियोलॉजी के स्तर पर देखें तो सुभाष चंद्र बोस दूसरे कोने में खड़े हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं और संघ परिवार दूसरे बिल्कुल उल्टी दिशा में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि हिंदुस्तान में 2 ही स्वर्ण युग हुए हैं, एक तो गुप्त काल में और दूसरा मुगल काल में। वो साझी संस्कृति, साझी विरासत को मानते थे, मुसलमानों के प्रति हमदर्दी रखते थे, मुसलमानों को वो दोयम दर्जे का नागरिक नहीं मानते थे। जबकि संघ परिवार की जो पूरी विचारधारा है, चाहे वो पुण्य भूमि की हो, चाहे मातृभूमि की अवधारणा हो, सावरकर ने दिया हो, या गोलवलकर का पूरा इतिहास आप बांच लें तो आपको ऐसी ही कड़वाहट भरी बातें मुसलमानों के बारे में मिलेंगी। जबकि सुभाष बोस का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। लेकिन चुनाव में भुनाने के लिए, और चूंकि बीजेपी के पास कोई नायक नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका उसकी उल्टी रही थी, वो अंग्रेज परस्ती थी, तो ये अब उस पर पर्दा डालने के लिए और इन नायकों को हड़पने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे आजमा रही। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य फिलहाल चुनाव है। अब बंगाल की जनता पर निर्भर करता है कि वो इस ठासेबाजी में आती है या नहीं आती है। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली की एक अदालत में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि दोषी साबित होने तक अभियुक्त के निर्दोष माने जाने के अधिकार को कभी खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस के सामने दिए गए अभियुक्त के बयान को सबूत नहीं माना जाना चाहिए। उमर खालिद मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मीडिया पर बहुत ही तीखी टिप्पणियां करते हुए कहा कि उसे आत्मनियंत्रण से काम करना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका आत्मनियंत्रण ही है। दिल्ली दंगों के अभियुक्त उमर खालिद के मामले में मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि उन्होंने दंगों में अपनी भूमिका की होने की बात कबूल कर ली है और इस आधार पर उसे अपराधी करार दे दिया गया है। उमर खालिद ने अदालत से अपील की थी कि ऐसा कवरेज करके टीवी उनकी छवि को खराब कर रहे हैं और इसका निष्पक्ष न्याय पर असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि समाचार में यह कहा गया कि उमर खालिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन इसके साथ ये नहीं बताया कि यदि ऐसा हुआ भी है तो उसे सबूत नहीं माना जा सकता है। ये गलत है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि मीडिया की इस तरह की रिपोर्टिंग से संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होता है। अदालत ने यह भी कहा कि समाचारों की शुरुआत ही होती है कट्टरपंथी इस्लामवादी और हिंदू विरोधी दंगों के अभियुक्त उमर खालिद से, जबकि
इस दंगे से समाज का हर समुदाय प्रभावित हुआ। तो उमर खालिद को एक खलनायक के रूप में गोदी मीडिया ने स्टेब्लिश करने की कोशिश की है। लगातार उनको दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया जाता रहा जेएनयू के समय से ही, और उनकी छवि पेंट कर दी कि वो देश विरोधी हैं, गद्दार हैं, वगैरह वगैरह। और दिल्ली दंगों में भी उनको दिल्ली पुलिस ने निश्चित रूप से गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर फंसाकर जेल में बंद कर रखा है। तो ये कहीं से भी कोई सबूत, कोई किसी तरह का इंडिकेशन नहीं है कि उमर खालिद ने किसी इन दंगों में कोई भूमिका निभाई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को पुलिस ने ऐसे ही फंसाया है और सब पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि पुलिस की भूमिका बहुत ही नकारात्मक है। और ये हवा उड़ाई गई कि उमर खालिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल कर लिया, अपना किया भी है कि नहीं किया है ये अलग बात है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो मीडिया जो दुष्प्रचार कर रहा है, मनगढ़ंत खबरें फैलाता है, फैब्रिकेट करता है, फेक न्यूज फैलाता है, वो उमर खालिद के बारे में लगातार ऐसा कर रहा है। और न केवल इस कोर्ट की बात लें, अभी मुंबई हाई कोर्ट ने भी रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को जमकर झाड़ा था मीडिया ट्रायल के लिए, जो उन्होंने सुशांत राजपूत वाले मामले में किया है कि किस तरह से उन्होंने रिया चक्रवर्ती को एक आरोपी से अभियुक्त और मुजरिम करार दिया और बाकायदा अपने ट्रायल के जरिए साबित कर दिया कि उसी ने रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत राजपूत की हत्या करवाई थी, जो कि सरासर गलत था। आज तक उसका एक भी सबूत सामने नहीं आया। तो ये मीडिया की खतरनाक भूमिका है, जहां वो अदालत की तरह व्यवहार करने लगता है, जो कि उसकी भूमिका कतई नहीं है। उसका काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, फैसला देना नहीं। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना न भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। भारती पर एम्स के कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने फैसला दिया है। वहीं कुछ देर बाद ही भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई है। बता दें कि 9 सितंबर को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर सोमनाथ भारती के खिलाफ साल 2016 में एक केस दर्ज किया गया था। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ 2016 में एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ली थी। हालांकि इसमें 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके अलावा हाल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले में भी सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया था। उन्हें कई दिन हिरासत में ही गुजारने पड़े थे। हालांकि बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई थी। तो सोमनाथ भारती को कई बार वो जेल जा चुके हैं, कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। वो अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ को टिप्पणियां कर चुके हैं, महिला विरोधी टिप्पणियां कर चुके हैं और कई जगह ऐसी भूमिका निभा चुके हैं जिससे उनके कहना चाहिए कि व्यवहार को लेकर बहुत आपत्तियां खड़ी हुई हैं और वो कानूनन रूप से भी जिन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। और अब ये जो एम्स की मारपीट के मामले में उन्हें सजा हुई है, ये उसी का प्रतिफल है जो उन्होंने वहां किया है। तो एक तरह की दादागिरी, आप नेता बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप कहीं भी जाकर किसी भी तरह से मारपीट करें, धमकाने वाला काम करें या ऑर्गेनाइज होकर एक संगठित भीड़ के जरिए कुछ आतंक या दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। तो सोमनाथ भारती का एक पूरी पृष्ठभूमि है और उसके आधार पर इस तरह की चीजें लगातार चूंकि हो रही हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। और अगर ये फैसला आया है, हालांकि ये चूंकि निचली अदालत का फैसला, अभी इसको चैलेंज भी करेंगे सोमनाथ भारती। ऊपरी कोर्ट में हो सकता है कि ये सजा रद्द भी हो जाए या कुछ भी निर्णय हो सकता है, हम उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सोमनाथ भारती को अपने व्यवहार और अपने जो जिस तरह का चरित्र वो दिखाते रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, उसको नियंत्रित और संयमित करने की जरूरत जरूर है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंच गई हैं। आज लगातार दूसरे दिन भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। इसके कारण मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 82 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को पेट्रोल 85 रुपए 70 पैसे और डीजल 75 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर चला गया।
इस हफ्ते में ही 4 बार कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। देखा जाए तो जनवरी महीने में अब तक पेट्रोल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं डीजल के भाव भी 2 रुपए प्रति लीटर से अधिक तक बढ़ाए जा चुके हैं। भारत में तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे सरकार की लूट नीति अधिक जिम्मेदार है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन और अन्य चीजों को जोड़ने के बाद तेल का दाम दोगुने से भी ज्यादा हो जाता है। अगर बिना टैक्स लगाए पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो ये करीब 27 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पड़ता है और डीजल की कीमतें 28 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर होंगी। लेकिन इन कीमतों पर जब सरकार करीब प्रति लीटर 33 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगा देती है और रोड सेस लगा देती है तो करीब 3 रुपए 67 पैसे डीलर कमीशन को जाता है। तो और इससे पेट्रोल की कीमत 64 रुपए के पार पहुंच जाती है। इसी तरह से डीजल की कीमत भी एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस और डीलर के कमीशन लगाकर 63 रुपए के पार पहुंच जाती है। इसके बाद इन कीमतों पर वैट लगाया जाता है, पेट्रोल पर करीब 20 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से अधिक, जिसके बाद जो कीमतें होती हैं वो आम आदमी भरता है। कुल मिलाकर सरकार के पास जो पेट्रोल करीब 27 रुपए में पहुंच रहा है वो आम आदमी को 90 रुपए के आसपास मिल रहा है। इनके दामों में थोड़ा फेरबदल हो सकता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी कुछ टैक्स लगते हैं जो उनमें अंतर होता है। वहीं अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं, उसमें एक बड़ा फर्क आया है। जो पहले ये 2014 में 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, जो 6 साल में मोदी सरकार ने बढ़ाकर 33 रुपए कर दी है, यानी करीब 4 गुना बढ़ा दी है। इसी प्रकार डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी 2014 में 3 रुपए 46 पैसे थी वो अब 31 रुपए 83 पैसे हो गई, यानी करीब 10 गुना बढ़ा दी है। वैट भी पेट्रोल पर 20% से बढ़कर 30% हो गया है और डीजल पर 12.5% से बढ़कर 16.75% हो गया है। तो इसकी वजह से टैक्स है जो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए और सरकार खुश हो रही है, उसे अपना बजट घाटा कम करने में इससे मदद मिल रही है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन दरअसल वो जो आम आदमी है उसकी जेबों पर डाका डाल रही है, उसे लूट रही है। 25 रुपए 27 रुपए का पेट्रोल 90 रुपए में बेच रही है वो, और ये एक तरह से अन्याय है, शोषण है आम जनता का, जिसे ठीक से पता नहीं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें हैं अभी भी बहुत कम हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ये $120 प्रति बैरल चली गई थी और अभी $55 प्रति बैरल है। आप समझ सकते हैं आधे से भी कम है। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में 70-75 रुपए प्रति लीटर तेल हुआ करता था और आज जब आधी कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की, तब वो उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गई। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार का जो पूरा चरित्र है कितना शोषणकारी है, कितना वो आम आदमी को लूट रहे हैं, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो 2 निवेदन मैंने शुरुआत में किए हैं, ऐप डाउनलोड करने का और सदस्यता ग्रहण करने का, उस पर भी आप फौरन कदम उठाएंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, सोमवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा सोमवार की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको लेकर, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।